गुड इवनिंग टू ऑल। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो देखिए आज हम बात करेंगे संस्कृत के डेमो नंबर 4 की। तब तक हमने 3 डेमो ले लिए हैं, आज चौथा डेमो है। देखिए डेमो में हमारी बातें चल रही हैं, काफी धीरे धीरे बातें चल रही हैं। धीरे बातें इसलिए चल रही हैं, काफी बच्चे नए जुड़ते जाते हैं हमारे साथ। बेसिकली आप लोगों को डेमो में इतना समझना है कि हम कैसे पढ़ने वाले हैं, क्या तरीका रहने वाला है। और जैसे कि मैं आपको इस टाइम डेमो पढ़ा रहा हूँ कि सारी चीजें लिख लिख कर पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही आराम से पढ़ा रहा हूँ, समझा कर पढ़ा रहा हूँ। मेन क्लास में क्या रहेगा, मेन क्लास में सारी चीजें ऐसी रहेंगी। इसी तरीके से मैं आपको कलरफुल तरीके से लिख लिख कर पढ़ाऊंगा, जिससे क्या होंगी, चीजें याद होंगी, आप नहीं भूलेंगे। उसके अलावा हाँ, थोड़ी सी स्पीड फास्ट हो जाएगी, थोड़ा कंटेंट में ज्यादा कराया करूंगा, डेली का डेली कंटेंट ज्यादा कराऊंगा। इसका मतलब ये है कि मैंने आपको पहली रीजन बता दिया कि यहाँ पर डेमो क्लास के अंदर कंटेंट ज्यादा इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि अगर देखिए ये 4 डेमो क्लास है, एक डेमो क्लास और होगी लास्ट, उसके अंदर जो बच्चे जुड़ेंगे उसके अंदर बेसिकली हो सकता है काफी सारे नए बच्चे जुड़े, क्योंकि डेली हमारे साथ कुछ नए बच्चे जुड़ते जा रहे हैं। इसलिए मैं ज्यादा कंटेंट एक दिन में नहीं करा पाता, क्योंकि बच्चे चेंज होते रहते हैं। पुराने बच्चे रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, वो फिर इंतजार करते हैं मेन क्लास के शुरू होने का, और नए बच्चे ऐड होते जाते हैं। तो देखिए बात कर रहे थे परिभाषाओं के बारे में, मैंने आपको काफी सारी परिभाषाएं बताई थी। जिससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, पुरानी वाली परिभाषा को मैं रिवीजन करा देता हूँ। देखिए सबसे पहले मैंने आपको भाषा की परिभाषा बताई थी। तो भाषा क्या हुआ करता था, भाषा मतलब अपनी बात को व्यक्त करना, अपनी बात को स्पष्ट करना, अपनी बात को क्लियर करना। व्याकरण की बात करें तो व्याकरण वो रूल्स थे, वो रेगुलेशंस थे, जिनकी सहायता से हम किसी भी लैंग्वेज को बोल सकते हैं, समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। ठीक है, तो व्याकरण क्या थी, व्याकरण इज द टूल थ्रू विच वी कैन राइट, वी कैन रीड, वी कैन लर्न एंड वी कैन अंडरस्टूड एनी लैंग्वेज प्रॉपरली। ये सब व्याकरण हुआ करती थी। वर्ण क्या बताए थे, मैंने बताया था वर्ण मतलब वो मूल ध्वनि है जिसके और फर्दर टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो ये सब बात मैंने आपको बताई थी। तो स्क्रीन लगाते हैं, बाकी सारी डेफिनेशन बता देते हैं। स्क्रीन अभी मुझे इसलिए आपको लोगों को लगानी पड़ रही है, आप लोग नए हैं, आपको लग रहा होगा कि सर बिना स्क्रीन की पढ़ा दे रहे हैं, बिना नोट्स के पढ़ा दे रहे हैं, इसलिए मैं स्क्रीन लगा रहा हूँ। नहीं तो पुराने बच्चे वो तरीके को जानते हैं कि बिना स्क्रीन के मेरा मतलब ये रहता है कि आप लोग आंख बंद करके सिर्फ मेरी बात को सुने, उन डेफिनेशंस को एक बार में समझें, याद करें, क्योंकि नोट्स तो आपके पास हमेशा रहने ही वाले हैं। बस मतलब क्या है कि आपको चीजें याद होनी चाहिए। मतलब ये नहीं रखता कि आपने कितना लिखा, मतलब रखता है आपने अपने दिमाग में कितनी चीजें एडजस्ट कर ली। तो लगाते हैं फिर स्क्रीन और शुरू करते हैं। संस्कृत बेसिक्स चल रहे थे, तो देखिए स्टार्टिंग में अगर आपको दिखाना चाहूँ तो सबसे मैंने भाषा पढ़ी थी। भाषा मैंने बताया था अपनी बात को क्लियर करना है, चाहे वर्बली हो, चाहे फिजिकली हो, चाहे आप सिंबल्स के थ्रू, इशारों के थ्रू अपनी बात क्लियर करें। व्याकरण मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस, या कह सकते हो वो टूल जिसके द्वारा किसी भाषा को अच्छी तरीके से बोल पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। वर्ण की बात करें तो वर्ण क्या था, एक तरीके से वो छोटी छोटी इकाई थी जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा रहा था। ठीक है, जैसे बायोलॉजी में सेल हुआ करते थे, केमिस्ट्री में एटम हुआ करते थे, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोला गया था। इसका मतलब ये होता था छोटी से छोटी इकाई है जिसको आगे नहीं तोड़ा जा सकता था। ठीक है, बात करें फिर आप सीधे आएंगे, ये कम तो हम बता दिए थे शब्द के बारे में। शब्द क्या होता है, मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था शब्द को, और क्या कहते हैं, आपको वर्ण को, शब्द को और क्या कहते हैं वाक्य को, तीनों को एक साथ समझाने के लिए। मैंने आपको बताया था कि जैसे काफी सारी ईंट जब मिल जाती हैं, ईंट को जब प्रॉपरली अरेंज करते हैं तो उन ईंटों से घर बनता है। और जब काफी सारे घर एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो उसको कॉलोनी या मोहल्ला बोल देते हैं। उसी तरीके से जब काफी सारे वर्ण मिल जाते हैं, और वर्ण कैसे मिलते हैं, सिस्टमेटिक वे में। अगर मैं सिंपली ईंटों को लाकर एक जगह पलट दूं ट्रक के थ्रू, तो उसको घर नहीं बोलेंगे। जब तक आप प्रॉपरली ईंटों को अरेंज नहीं कर देते, उसको घर नहीं बोला जा सकता। उसी प्रकार जब तक आप वर्णों को प्रॉपरली अरेंज नहीं कर लेते कि जिससे उसका एक मीनिंग निकल रहा हो, तब तक आप उसको शब्द नहीं बोल सकते। और जब काफी सारे शब्द मिल जाते हैं और उनका एक मीनिंग निकलता है, तो उसको वाक्य बोलते हैं। यानी इंपॉर्टेंट क्या है शब्द बनने के लिए और शब्द से वाक्य बनने के लिए, कि मीनिंग निकल रहा हो। जब वर्ण आपस में जुड़ेंगे लेकिन अगर कोई मतलब ही नहीं निकल रहा उसका, तो काय का शब्द। अगर शब्द आपस में जुड़ रहे हैं वाक्य बनाने के लिए, लेकिन उसका मीनिंग ही नहीं निकल रहा, तो कैसा वाक्य, काय का वाक्य। तो मीनिंग निकलना इस कंपलसरी। शब्द क्या होता है, दो या दो से अधिक वर्णों से बने ऐसे समूह को शब्द बोलते हैं, जिसका अर्थ निकलता हो, जिसका अर्थ स्पष्ट होता हो। बात करेंगे वाक्य, तो वाक्य क्या होता है, शब्दों का समूह होता है जिससे हमारी पूरी बात हमारे समझ में आ जाए। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद सेंस। बात करें संज्ञा, संज्ञा क्या होती है, तो ध्यान रखोगे संज्ञा उस शब्द को कहते हैं जो किसी वस्तु का, किसी जगह का, किसी स्थान का, या किसी क्या कहते हैं व्यक्ति का नाम बताता हो, या उसको उसको बोलता हो। ठीक है, उसी के नाम को ही अपन संज्ञा बोल देते हैं। ताजमहल हो गया, राजघाट हो गया, या फिर जितनी भी सारे ऐसे स्थान है, महात्मा गांधी, महाराणा प्रताप, सुभाष चंद्र बोस, क्या कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू, जो भी मतलब भारत जो भारत देश है, भारत भी एक नाउन है। किसी स्थान का नाम को भी तो हमने संज्ञा बोला है। तो भारत भी एक स्थान है, तो उसका जो नाम होगा वो भी संज्ञा कहलाएगा।
अब कुछ शब्द ऐसे थे जो डॉन थे, गुंडागर्दी में थे, जो संज्ञा को हटा करके खुद आ जाएँगे, संज्ञा से बोलेंगे तू जा, यहाँ पर मैं बैठूँगा। वो सर्वनाम हुआ करते थे, प्रोनाउन जिनको बोला गया, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता था। फिर मैंने आपको क्रिया बताई थी, तो क्रिया क्या हुआ करती थी? जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का ज्ञान होता है, उसको हम क्रिया बोला करते थे। जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल में बताया कि रोहन नाच रहा है, तो रोहन क्या कर रहा है? नाच रहा है, तो नाचना इज़ द क्रिया। इसी को संस्कृत में क्या बोल देते हैं? धातु। इसी को इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? वर्ब। रमेश खाना खा रहा है, रमेश क्या कर रहा है? खाना खा रहा है। दैट इज़ द क्रिया, तो खाना इज़ द क्रिया। सुरेश पढ़ रहा है, सुरेश क्या कर रहा है? पढ़ रहा है, तो पढ़ इज़ द क्रिया। पठ धातु आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो ये सारी बातें हम लोगों ने देखी थी, हमने काल की बात करी थी। काल मतलब समय, कब वो काम हो रहा है। राहुल पढ़ चुका है, इससे आपको साफ पता चल रहा है कि राहुल अब नहीं पढ़ रहा, पहले पढ़ रहा था। यानी यहाँ पर पास्ट की बात हुई है, भूतकाल की बात हुई है। मैं बोल रहा हूँ रमेश आगे जाकर के पढ़ेगा, या रमेश कल पढ़ेगा, या रमेश रात को पढ़ेगा, या रमेश पढ़ने वाला है। तो इसका मतलब साफ ये निकलता है कि रमेश कैसा है? पढ़ने वाला है। पढ़ने वाले से दो मतलब निकलते हैं। एक तो आप हो सकते हैं उसकी तारीफ कर रहे हो, पढ़ने वाला, इसका मतलब दो बातें हो सकती है। एक मतलब तो ये कि हाँ, अभी थोड़ी देर बाद पढ़ने बैठेगा, पढ़ने वाला है वो। दूसरा, पढ़ने वाला से मतलब उसकी तारीफ कर रहे हैं कि हाँ, वो एक पढ़ने वाला बच्चा है। ठीक है? तो ये सब चीज़ें आप जब पढ़ेंगे, सेंटेंस सॉल्व करेंगे, क्लासेस रियली लेंगे, तो सारी बातें आपको समझ में आती जाएँगी। जैसे-जैसे हम क्या कहते हैं बेसिक से एडवांस की तरफ जाएँगे, तो सारी बातें आपको एडवांस फॉर्म में समझने को मिलेगी, संस्कृत आपको समझ में आएगी। अभी बस मैं ज़्यादा इसलिए नहीं पढ़ा रहा क्योंकि आप ये मान कर के चलिए बस अभी हम एक-दूसरे को जान-पहचान रहे हैं। अभी हम पढ़ाई तो कर ही नहीं रहे, बस एक-दूसरे को जान-पहचान रहे हैं। मेन पढ़ाई हमारी स्टार्ट होगी मेन क्लासेस से, ठीक है? अब ये सब मैंने आपको बता दी थी एग्जांपल्स वगैरह। विशेषण की बात करी थी। विशेषण क्या था? एडजेक्टिव था, जो बेसिकली नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटीज बता रहा था, उनकी स्पेसिफिकेशंस बता रहा था। मैंने बोला राम अच्छा लड़का है, तो राम कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। मोहन पढ़ने वाला है, या मोहन क्या कहते हैं साफ-सफाई रखता है अपने रूम की, खुद डेली नहाता वगैरह। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि उनकी स्पेशलिटी बताई जाती है नाउन और प्रोनाउन की, तो उन्हीं शब्दों को क्या बोल देते हैं अपन? एक तरीके से विशेषण बोल देते हैं। तो यहाँ तक कि हमारी सारी बात हो गई थी, तो एक बार आप क्या कहते हैं चैट सेक्शन में आइए, कोई समस्या तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ था? सब बच्चे चैट सेक्शन में बताएँगे, यहाँ तक क्लियर हुआ था आप लोगों को सारी डेफिनिशंस? जितनी मैंने अब तक डेफिनिशंस पढ़ाई थी सबका रिवीजन करवा दिया। आज मैं आपको कुछ नई डेफिनिशंस बताऊँगा। आज मैं आप लोगों को कुछ नई डेफिनिशंस बताऊँगा। मेरी आवाज़ लो आ रही है आप लोगों को? ऐसा तो नहीं मेरी आवाज़ स्लो आ रही हो? वैसे मेरी आवाज़ बढ़िया आ रही होगी, एकदम फुल आ रही होगी। आवाज़ का बताइए, आवाज़ कैसी है? क्लियर है आवाज़? क्लियर? ठीक है, क्लियर है। ठीक, 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 ठीक। ठीक, ओके, ठीक। चलिए बहुत अच्छा। देखिए, याद कैसे होगा? देखिए, याद आपको एक बार में नहीं होगा। चीज़ें एक बार में याद नहीं होती हैं, चीज़ों को आप 2-4 बार पढ़ते हैं, 2-3 बार पढ़ते हैं, तब जाकर के चीज़ें आपको याद होना शुरू होती हैं। जब आप लोग नीट के लिए कोटा में कोचिंग करने गए थे, तो आप लोगों ने देखा होगा कि पहली साल में काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता, दूसरी साल में काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता, तीसरी बार में हो रहा है, चौथी बार में हो रहा है, कई-कई बच्चों को 5-5 साल लग जाती है। तो उसका रीज़न क्या रहता है? उसका रीज़न यही रहता है कि बच्चों को चीज़ें याद नहीं होती। अब देखिए, इसमें कोई एबनॉर्मल चीज़ नहीं है, किसी को जल्दी याद होता है, किसी को लेट याद होता है, लेकिन ऐसा कोई बच्चा नहीं होता जो चीज़ें भूलता नहीं है, ख़ास करके तब जब चीज़ें नई हो। तो आपके लिए चीज़ें नई हैं, ऑब्वियस सी बात है आप भूलेंगे, मैं भी भूला था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप आगे कुछ कर नहीं सकते या पेपर में आप अच्छे नंबर नहीं ला सकते, अपने बैच में टॉपर नहीं बन सकते, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है। बस आपको क्या काम करना है, आपको नित्य प्रति यानी लगातार मेहनत करते रहना है। अब मेहनत का मतलब कुछ लोग क्या ले जाते हैं, रात-रात भर पढ़ रहे हैं, बच्चों के फ़ोन आते हैं, बच्चे परेशान हैं आजकल काफ़ी सारे। 4-5 बच्चों के डेली मुझ पे इसी रिगार्डिंग कॉल आ रहे हैं कि सर बीएमएस छोड़ दें, इतने डिप्रेशन में जा रहे हैं। देखिए, ये आप डर करके भाग रहे हैं। अगर आप ऐसा करने जा रहे हैं कि मैं छोड़ दूँ बीएमएस मुझसे नहीं हो पाएगा, तो आप लायक ही नहीं है फिर। आप खुद सोच के देखिए कि आप डॉक्टर बनने आए हैं और आप क्या कहते हैं आपके पास सब तरीके के मरीज़ आएँगे। ऐसे मरीज़ भी आएँगे जो मेंटली रिटार्डेड होंगे, जो मेंटली डिप्रेस्ड होंगे, एंग्जायटी के शिकार हो जाएँगे, डिप्रेशन में चले जाएँगे। आप उनकी कैसे काउंसलिंग कराएँगे? आप लोग आयुर्वेद में आ चुके हैं, आपने 3 प्रकार की चिकित्सा मैं आपको पढ़ाऊँगा। जो लोग बच्चे मुझसे अष्टांग पढ़ रहे हैं, उनको मैंने काफ़ी सारी चिकित्सा बताई हुई है। देव व्यपाश्रय, युक्ति व्यपाश्रय, सत्वावजय। चिकित्सा 3 प्रकार की होती है। हमारे आयुर्वेद में मानसिक रोगों की चिकित्सा होती है, मानसिक रोग हमारे आयुर्वेद में बताए गए हैं। हमारे आयुर्वेद में बताया गया है कि रज और तम 2 प्रकार के मानसिक दोष होते हैं, इनकी चिकित्सा बताई गई है। अगर आप लोगों को भी मानसिक दोष हो जाएँगे, अगर आप ही मेंटली डिसेबल्ड हो जाएँगे, तो कैसे चिकित्सा करेंगे? अगर आप ही ये सोचने लगेंगे कि मेरे पास तकलीफ आ रही है, मैं छोड़कर चला जाता हूँ, क्या आप मरीज़ को समझा पाएँगे? जो काम आप खुद नहीं कर पाए, क्या वो मरीज़ के साथ कर पाएँगे? क्या उसको बोल पाएँगे हिम्मत रखो तुम? इसलिए मैं हमेशा आप लोगों से बोलता हूँ, जब पढ़ने का मन ना करे, बिल्कुल मत पढ़ो, किताब बंद करो,
चिल करो आराम से। लेकिन जब भी पढ़ो इफिशिएंसी से पढ़ो। बिल्कुल जरूरत नहीं है 2 घंटे 3 घंटे पढ़ने की डेली, लेकिन इतना पढ़ लो कि मेरा पढ़ाई को रिवाइज कर लो। जिस बच्चे को श्लोक याद नहीं होते, मैं अगर बोल रहा हूँ कि चलो, रेयर ऐसा होता है कि मैं 2 से ज्यादा श्लोक याद करने को दो में, लेकिन अगर कभी हो भी जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने किसी दिन पढ़ाया वात, वात में अगर मैंने एक दिन में मैंने आपको वात पढ़ाया तो उसके स्थान भी याद करने को दूंगा, गुण भी याद करने को दूंगा, निरुक्ति भी दूंगा, स्थान भी दूंगा और कर्म भी दूंगा। 4-5 श्लोक हो गए। तो उसका मतलब ये नहीं कि आप टेंशन लो कि एक दिन में रटने सर ने बोल दिया उसी दिन याद करने हैं। देखिए 4-5 श्लोक है, तो अगर 4-5 श्लोक को अगर आप क्या कर सकते हो, तोड़ सकते हो, मुझको याद नहीं होता तो आप क्या कर सकते हो, आज आपने 2 श्लोक याद कर लिए, निरुक्ति और गुण एक साथ याद कर लिया, अगले दिन स्थान कर्म याद कर लिया। इस तरीके से आप उसको तोड़ तोड़ के याद कर सकते हो श्लोक को, कि एक दिन में याद नहीं हो रहे, 2 दिन में कर लेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम टेंशन लेंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, परेशान होंगे। दूसरा, कॉलेज में सब लोग अपना थोड़ा सोशलाइज हो। सोशलाइज मतलब देखिए ये बातें बतानी जरूरी होती हैं, क्योंकि इन चीजों से बहुत मतलब निकलता है। मतलब कैसे निकलता है, सोशलाइज का मतलब क्या होता है, घुल मिल जाना अपने सीनियर्स के साथ, जूनियर्स के साथ, टीचर्स के साथ, बैचमेट्स के साथ। अगर आप घुल मिल जाओगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी होगी। तो आप लोग बीएमएस में आ चुके हो, एक प्रोफेशनल कोर्स में आ चुके हो, आप लोग को घुल मिल जाना, पढ़ाई अच्छे से करना है। बात कर रहे थे संस्कृत की इतनी सारी डेफिनेशंस की, जितनी भी डेफिनेशन हो चुकी है, आप लोग का काम है इन डेफिनेशन को पढ़कर आएंगे। कल मैं आपसे जो लास्ट डेमो रहने वाला है, हम उसमें लास्ट मिलेंगे, उसके बाद हम सीधे मेन क्लास में मिलेंगे, और मेन क्लास में आपको स्टार्टिंग से पढ़ाऊंगा। तो जिन बच्चों की अगर एक भी क्लास मिस होगी तो बेफिक्र रहिए, हम जीरो से पढ़ेंगे, स्टार्टिंग से पढ़ेंगे मेन क्लास में, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। लेकिन फिलहाल जो बच्चे डेमो क्लास में रेगुलर आ रहे हैं, वो कल सब बच्चे डेफिनेशन याद करके आएंगे। इसलिए मैंने आज डिटेल में डेफिनेशन को रिवाइज करवाया, सारी डेफिनेशन को दोबारा पढ़वाया। तो स्टार्ट करते हैं आज की नई डेफिनेशन से। मैं स्क्रीन लगाता हूं और नई डेफिनेशन को आराम आराम से लिख लिख कर याद कराकर पढ़ाता हूं। आइए बात करेंगे आज लिंग के बारे में। व्हाट इज लिंग? आई थिंक 10th है शायद, 11th। 11th। 11th इज द लिंग। व्हाट इज लिंग? लिंग क्या होता है? लिंग मतलब जेंडर। लिंग मतलब जेंडर। अब जेंडर बोले तो आपको पता है, आप लोग घूमने फिरने जाते हैं तो आप लोग कॉलेज में भी देखते होंगे, तो लिखा रहता है टॉयलेट के बाहर, डेट इज अ मेल टॉयलेट, यानी कि ये जेंट्स का टॉयलेट है, ये फीमेल का टॉयलेट है। ठीक है। एक और होता है, एक और होता है, क्या कहते हैं आपके संस्कृत में भी और आपके इंग्लिश में भी, डेट इज अ ट्रांसजेंडर। ठीक है, ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर। अब देखिए इनको संस्कृत में या हिंदी में क्या बोला गया है, लिखते हैं थोड़ा सा। देखिए मेल मतलब पुरुष, पुरुष। ठीक है। फीमेल मतलब स्त्री, और ट्रांसजेंडर मतलब नपुंसक। ये इसको हिंदी और संस्कृत में यही शब्द प्रयोग में आएंगी। मेल को आप पुरुष बोलेंगे, फीमेल को स्त्री बोलेंगे, और आप ट्रांसजेंडर को नपुंसक बोलेंगे। अब लिंग क्या होता है? लिंग मतलब संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या किसी वस्तु का जाति पता चलती हो, जाति मतलब उसका जेंडर पता चलता हो। जैसे मैंने बोल दिया राम नहाने जाता है, तो राम से नाम से आप समझ गए कि हाँ राम क्या है, संज्ञा। और संज्ञा से मैं ये ज्ञात हो गया राम क्या है, एक लड़के का नाम है। आप बोलते हो ना तेरा तो लड़कियों जैसा नाम है, यानी आप लोग नाम से ये डिसाइड करते हैं कि ये लड़का है लड़की है। आप खुद कॉमन सेंस से सोचिए कि जब भी कोई व्यक्ति होता है, काफी सारे, जैसे रोहित है, तो कॉमन सेंस की बात है, रोहित मतलब मेल होगा। किसी ने लिखा शालिनी, शालिनी मतलब फीमेल नाम की लड़की होगी। यानी कुल मिलाकर के हम संज्ञा के द्वारा हम ये पहचान लेते हैं कि संज्ञा जो है, जो संज्ञा है या जो वस्तु है, वो मेल है, फीमेल है या नपुंसक है। मैंने बोल दिया फूल, फूल कैसा होता है, नपुंसक होता है, मेल और फीमेल दोनों होते हैं उसके अंदर। यानी काफी सारी वस्तु ऐसी होती हैं कि मेल फॉर्म और फीमेल फॉर्म दोनों पॉसिबल होती हैं, उसको यहाँ पर नपुंसक बोल दिया गया है। जैसे किताब हो गई, किताब ना मेल है ना फीमेल है, तो किताब कौन हुई, नपुंसक। रोहित खा रहा है, रोहित नाम से आपने पता लगा लिया कि यहाँ पर मेल की बात हो रही है। अब आप में से इतना सब सब कुछ कॉमन सेंस लेकर के बैठे हैं कि हाँ रोहित एक लड़के का नाम है। मैंने बोला शालिनी नाच रही है, तो आपको शालिनी नाम से इतना पता पड़ गया होगा शालिनी क्या है, एक लड़की है। यानी जो वस्तु है या जो जो भी आइटम है, जो भी चीज है, जो भी चीज है या कोई व्यक्ति है, उसके नाम से, यानी और नाम क्या होता है वस्तु का नाम, संज्ञा। यानी हम संज्ञा के द्वारा ये पता लगा लेते हैं, संज्ञा की जिस जाति के द्वारा ये पता लगाया जाता है, क्या कहते हैं बेसिकली कि ये चीज है क्या।
उसका जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, उसी को अपन लिंग बोल देते हैं। यानी संज्ञा के जिस रूप से वस्तु की जाति का पता लगा, जाति मतलब जेंडर, उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, तो लिंग क्या होता है, संज्ञा की जिस रूप से वस्तु की जाति का पता लगाया जाता है उसे लिंग बोल देते हैं। अब जाति मतलब क्या होता है, तो सिंपली आप लोग ध्यान रखेंगे, छोटी सी बात, जाति मतलब जेंडर, कि मेल है, फीमेल है, ये सब क्या होता है, जेंडर आपका होता है। ठीक है, तो यहां तक मेरे हिसाब से बात समझ में आई होगी। चलते हैं अगली डेफिनेशन की तरफ। अब देखिए दो चीज होती है, एक होता है उपसर्ग, एक होता है प्रत्यय। बस यहाँ पर मैं डेफिनेशन लिख करके छोड़ दूंगा, आपको भी समझ में नहीं आया तो ऐसा मान के चलेंगे बुरा सपना तो चला गया। क्यों चला गया बुरा सपना, प्रत्यय और उपसर्ग हमारा पूरा चैप्टर इसको हम पढ़ेंगे। अगर पूरा चैप्टर यहीं पर पढ़ाने लग गया तो हम बेसिक से निकल करके सीधे सिस्टम में चले जाएंगे। इसलिए अभी मैं नहीं चाह रहा कि इस बारे में डिस्कस करूं, बस मैं आपको एक डेफिनेशन बता के छोड़ देना चाहता हूं, जिससे जब हम चैप्टर पढ़े तो हमें ध्यान आ जाए कि हाँ कम से कम हमको डेफिनेशन हम पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, बाकी डिटेल में चर्चा वहां पर करेंगे। तो उपसर्ग और प्रत्यय, देखिए उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है, एक तरीके से आप मान सकते हैं उपसर्ग मतलब प्रीफिक्स, प्रत्यय मतलब सफिक्स। जो प्रीफिक्स होता है धातु से पहले आता है, और जो प्रत्यय होता है वो धातु के बाद आता है। प्रीफिक्स पहले फिक्स होने वाला, सफिक्स बाद में फिक्स होने वाला। तो पहले लिखते हैं प्रत्यय, प्रत्यय पहले फिक्स होगा तो पहले ही लिख दो उसको, 12 इज द प्रत्यय, दैट इज द प्रीफिक्स। अब देखिए इसको हमने प्रीफिक्स बोल दिया, तो प्रीफिक्स का मतलब सिर्फ इतना सा है कि ये पहले फिक्स हो जाता है। किसके पहले फिक्स हो जाता है, धातु के पहले फिक्स हो जाता है। ठीक है, सॉरी उल्टा लिख गया मैं, उल्टा लिख गया मैं, बता सही रहा था, उल्टा लिख गया। उपसर्ग, उपसर्ग को बोलते हैं प्रीफिक्स, उपसर्ग बोल ले तो प्रीफिक्स। अब देखिए प्रीफिक्स मतलब जो पहले फिक्स होता है, प्रीफिक्स यानी किसके पहले, धातु के पहले है। तो उपसर्ग क्या है, उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो बेसिकली आपके शब्द के पहले आकार या शब्द के पहले अक्षर पे आता है, यानी धातु से पहले जोड़ा जाता है। तो लिख देते इसके बारे में थोड़ा सा, उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ, उसका विशेष अर्थ प्रकट करवाता है। दोबारा समझेंगे, मैंने बोला ये आपका धातु रूप, तो धातु रूप के पहले आएगा, ये क्या है, धातु रूप को बोल देते हैं, शब्द भी बोल देते हैं कई बार। धातु रूप होता है, शब्द रूप होता है, दोनों अलग अलग चीजें अलग है, लेकिन फिर भी समझाने के लिए बता रहा हूँ। धातु रूप और शब्द रूप की जो पहले आता है, मेनली धातु रूप की जो पहले आता है, दैट इज द उपसर्ग। और पहले आ रहा है शब्द के या धातु के, इसलिए हम इसको क्या बोल दिया, प्रीफिक्स। और धातु रूप की जो बाद आता है उसको बोल देते हैं प्रत्यय। ठीक है, और बाद में आ रहा है इसलिए इसको क्या बोल देते हैं अपन, सफिक्स। यही लिख रहा है उपसर्ग के लिए। उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं, उस शब्द के अंश को कहते हैं, उस पार्ट को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर, जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ, विशेष स्पेशल मीनिंग, विशेष मतलब स्पेशल, यानी विशेष अर्थ प्रकट करवाता है, उसको उपसर्ग बोलते हैं। बात करते हैं नंबर 13 की, प्रत्यय। प्रत्यय, प्रत्यय मतलब सफिक्स। सफिक्स क्या होता है, तो जानते हैं सफिक्स के बारे में, तो कह रहे हैं प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में आता है। यानी उपसर्ग क्या था, जो पहले आ रहा है, प्रत्यय क्या है, जो बाद में आ रहा है। तो लिख देते हैं, प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में आता है।
है। तो प्रत्यय क्या है? वो शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में आता है। ठीक है, तो प्रत्यय हो गया, उपसर्ग हो गया। अब यहां पर नीचे कंक्लूड कर देते हैं, कंक्लूजन। कंक्लूजन में लिख देते हैं सारी बातें। मैंने बोला उपसर्ग क्या है? प्रीफिक्स है, यानी शब्द के पहले फिक्स होने वाला प्रत्यय। प्रत्यय क्या है? सफिक्स है। शब्द के बाद में फिक्स होने वाला। तो समझ में आई आपको बात? एक पहले आएगा, एक बाद में आएगा, और बीच में हमारा आएगा। तो उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है, बस अभी आपको इतना जानना है। बाकी कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे जोड़े जाते हैं, ये सब हम डिटेल में देखेंगे जब आपके प्रत्यय और उपसर्ग को अलग अलग पढ़ेंगे। अब बात करते हैं संधि। व्हाट इज संधि? डेफिनेशन नंबर 14। संधि। संधि क्या होती है? तो संधि के बारे में जानते हैं। संधि मतलब जोड़ना। संधि मतलब जोड़ना, ज्वाइंट। संधि मतलब ज्वाइंट, जोड़ना। अब किसको जोड़ना? भैया यहाँ पर दो पाइप को तो जोड़ोगे नहीं। यहाँ पर संस्कृत की बात कर रहे हो, ग्रामर की बात कर रहे हो, व्याकरण की बात कर रहे हो, तो यहाँ पर दो शब्दों को जोड़ोगे, दो वर्णों को जोड़ोगे। आगे जाकर कुछ संधि के प्रकार बताऊंगा। कभी कभी क्या होता है, स्वर को स्वर से जोड़ते हैं। कभी कभी क्या होता है, व्यंजन को व्यंजन से जोड़ते हैं। कभी कभी विसर्गों की संधि होती है। जब स्वर को स्वर से जोड़ते हैं तो बन जाती है स्वर संधि। जब व्यंजन को व्यंजन से जोड़ते हैं तो बन जाती है व्यंजन संधि। ठीक है, ये सारी बातें मैं आपको बेसिक के अंदर अभी बता रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी। इनको डिटेल में अलग से चैप्टर दिए गए हैं जिनको हम डिटेल में एक एक करके जानने वाले हैं। फिर इसके अलावा और अभी आप देखेंगे विसर्ग संधि भी होती है। तो कुल मिलाकर के आपकी जो डिटेल में 3 संधि हैं, उन संधि को देखेंगे जिससे लगभग 5 से 7 नंबर क्वेश्चन आएगा। हर साल आता है, इस साल भी आएगा। तो संधि बहुत इजी चैप्टर होने वाला है। बस कोशिश ये रहेगी, बेसिक के बाद सबसे पहले तो संधि स्टार्ट करूंगा, ये संज्ञा स्टार्ट करूंगा। तो तैयार हो जाइए बिल्कुल। एक भी क्लास आप लोग को किसी को नहीं छोड़नी है। तुरंत ज्वाइन करिएगा, कोशिश करिएगा। देखिए, हमारी सारी लाइव रिकॉर्डिंग रहती है, सारी ओरिजिनल रिकॉर्डिंग रहती है। ओरिजिनल रिकॉर्डिंग मतलब ये कोई भी पुरानी रिकॉर्डिंग नहीं होती, सारी लेटेस्ट है, सब कुछ लेटेस्ट अकॉर्डिंग टू एनसीआईएस में। ऐसा नहीं है कोई पुराना कंटेंट है। नोट से लेकर के पढ़ाना सब कुछ हमारा नया रहने वाला है। बस आप कोशिश ये करिएगा फिर भी कि जितना हो सके, जितनी मात्रा में हो सके, टाइम से संस्कृत पढ़ने नंबर लगा दी। संस्कृत को इतने हल्के में नहीं लेना जितना आप समझ रहे हैं। संस्कृत में बच्चे सप्ली खा जाते हैं। यकीन नहीं मानेंगे, मेरी यूनिवर्सिटी 50 के बैच में से 23 सप्ली थी संस्कृत में, अकेली संस्कृत में। तो संस्कृत में लगभग रिजल्ट रिजल्ट मानिए 50% का रिजल्ट अगर आ जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट माना जाता है। लगभग 50% बच्चे संस्कृत में टपक जाते हैं। उसका रीजन रहता है। रीजन क्या रहता है? बच्चे सोचते हैं कहानी पढ़ लेंगे, बच्चे सोचते वैदकीय पढ़ लेंगे, बच्चे सोचते हैं सुश्रुत शारी 4 पढ़ लेंगे, हम पास हो जाएंगे। बच्चे ये नहीं सोचते अकेली 50 नंबर की व्याकरण है, तुम क्या कर लोगे, जब तक तुम व्याकरण में क्या कहते हैं 15 या 20 या इस ना क्या कहते हैं 30 नंबर का नहीं कर लेते। तो जरूरी है कि थोड़ा व्याकरण पर भी हाथ साफ करा जाए। जरूरी है व्याकरण को समझा जाए, लिखा जाए, बार बार प्रैक्टिस करी जाए, और कम से कम व्याकरण के बेसिक्स को पढ़ा जाए। जरूरी है कि प्रत्याहार बनाना आपका आता हो, जरूरी है आपको मैसेज पता हो, जरूरी है संधि आती है, जरूरी है कारक आता हो, जरूरी है इंपॉर्टेंट थोड़े बहुत शब्द रूप और धातु रूप पता हो। कैसे पता पड़ेंगे, वो सब जिम्मेदारी मेरी है। मैं बताऊंगा कौन से जरूरी है। मैं आपसे कभी नहीं कहूंगा सारे धातु याद कर लो, मैं कभी नहीं कहूंगा सारे शब्द रूप याद कर लो। जो भी आपका काम का होगा, लिमिटेड पोर्शन होगा, आपको याद करा दूंगा। लिमिटेड से मतलब ये नहीं है कि आपका काम खराब होगा या आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स आएंगे, ऐसा नहीं है। यकीन मानिए, पिछले साल ही मेरे बच्चे ने टॉप किया था। इस साल के रिजल्ट आप लोगों ने देख रखे हैं। जो पुराने बच्चे मुझसे पढ़ते हैं, वो स्टेटस वगैरह पर रिसेंटली देखते रहते होंगे। बीच बीच में उनके रिजल्ट वगैरह भी ग्रुप पर शेयर करता रहता हूँ, उनके डिटेल्स को छुपा करके, जिससे आप लोग को देखते रहें, भरोसा हो। मैं ये नहीं चाहता, इससे मैं मेरा मोटिव ये नहीं रहता कि आप मेरे कोर्स को खरीदें। मेरा मोटिव ये रहता है कि आप भी थोड़ा कॉन्फिडेंस लाइए कि हाँ, सर जो पढ़ा रहे हैं इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, और इतना हमने पढ़ा लिया तो सब कुछ हो जाएगा। बच्चे कहते हैं सर आपका पढ़ाई हुआ समझ में आता है, लेकिन अभी हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि हम पास हो जाएंगे। देखिए, कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा? कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि अभी आप लोग, एक पहली बात, फील्ड आपके लिए नया है, आप फील्ड में नए हैं। दूसरा, मैं आप लोगों के लिए नया हूं। अभी क्या हो जाएगा, एक आध बार टेस्ट हो जान दीजिए। जिन बच्चों को टेस्ट होगा, जिन बच्चों के नंबर आए हैं, उन बच्चों से बात करिए।
जो बच्चे, मैं इन बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, कभी-कभी क्या होता है बेसिकली, आप अपने लिए ना सही, दूसरों के लिए सही, जब अपने रिव्यूज हुआ करें, चाहे अच्छे हो या बुरे हो। मैं नहीं कहता हर बार रिव्यू अच्छे होंगे, मैं नहीं कहता कि आप अच्छे रिव्यू बताएं। आपके जो भी रिव्यू रहते हैं मुझको लेकर, मेरी टीम को लेकर लेकर के आप उनको शेयर करिए, चाहे ग्रुप पे करें, चाहे यूट्यूब पर करें, चाहे क्लास में करें, कैसे भी करें। इससे क्या होता है, आपस में एक दूसरे का मनोबल बढ़ता है। किसी बच्चे ने बोला, सर मैं क्या कहते हैं, जैसे अभी काफी बच्चों के मैसेज आए थे, टेस्ट चल रहे हैं रिसेंटली काफी जगह, आप लोगों को पता होगा। तो उन बच्चों के मैसेज है, सर आपके नोट से पढ़कर हमारा सारा पेपर हो गया, जो क्वेश्चंस और बच्चे नहीं बता पाते वो सारे क्वेश्चंस हमारी क्लास में हम बताते हैं। तो इससे क्या होगा बेसिकली, इससे ये फायदा होगा, जो बच्चे और बच्चे पढ़ रहे हैं उनको विश्वास नहीं हो रहा अपने आप पर, उनको विश्वास नहीं हो रहा नोट्स पर, उनको विश्वास नहीं हो रहा मेरे पढ़ाने पर। उससे क्या लगेगा, उनको अपने आप पर एक भरोसा डेवलप होगा कि हाँ, हम जो पढ़ रहे हैं, हम जिस हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, बहुत सही चल रहा है। तो ये बताइए आप लोग, जिससे मैंने आपको संधि पढ़ा, ज्यादा डेफिनेशन रह गई है, 2-3 डेफिनेशन रह गई हैं, देन हमारा आज का लेक्चर भी खत्म हो जाएगा। मैं आप लोग करना चाह रहा हूँ इस चीज में कि काफी बार मैं आप लोगों को देखता हूँ कि आप लोग काफी डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो आप लोग ये बताइए, आप लोग को क्या कहते हैं, बेसिकली चीजें समझ में आ रही है यहाँ तक कि जितना संस्कृत बताती है, यही संस्कृत होने वाली है, यही लेवल रहेगा पढ़ाने का, यही सारी चीजें आने वाली हैं, कुछ नया नहीं उतर के आएगा आसमान में। चलिए ठीक है। तो संधि ही बता रहा था मैं आपको, संधि का बेसिक मीनिंग सिंपल इतना सा था, जोड़ना। संधि का बेसिक मीनिंग क्या था, जोड़ना। किसको जोड़ना, दो वर्णों को, दो अल्फाबेट्स को आपस में जोड़ना। ठीक है, तो स्क्रीन लगाकर फटाफट करते हैं काम पूरा, आइए। संधि, तो संधि क्या होती है, लिखते हैं संधि के बारे में। तो संधि मतलब दो वर्णों, दो वर्णों, वर्णों में स्वर भी आ जाते हैं, व्यंजन भी आ जाते हैं। दो वर्णों जिसके अंदर स्वर और व्यंजन दोनों आ जाते हैं, के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। ठीक है, मैंने बताया था, आगे हम संधि पढ़ेंगे, कभी दो स्वर आपस में मिलेंगे, कभी दो व्यंजन आपस में मिलेंगे। जब दो स्वर आपस में मिल जाएंगे बोल देंगे स्वर संधि, जब व्यंजन आपस में मिल जाएंगे बोल देंगे व्यंजन संधि। यानी जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं, उनका जो मेल होता है, इसी को अपन संधि बोल देते हैं। यानी जोड़ना इज संधि, एक और आता है, डेट इज संधि विच्छेद। तो क्या कहते हैं, अगर जोड़ना संधि है तो तोड़ना कहलाएगा संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद क्या हो गया, तोड़ना। तो लिखते हैं 15, संधि विच्छेद। नित्य तोड़ना। तो लिख सकते हैं, संधि को पृथक कर देना, मतलब तोड़ देना, यही क्या कहलाता है, संधि विच्छेद कहलाता है। तो हमने संधि देख ली, संधि विच्छेद देख ली, एक का डेफिनेशन और देखते हैं फटाफट, दैट इज द समास। 15th इज द समास। समास क्या होता है, देखिए समास का मतलब होता है कम से कम शब्दों में अपनी बात को प्रकट कर देना, या कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात को प्रकट कर देना। मैंने इतना बोल दिया, कुछ बात चल रही थी, मैंने बोल दिया, जैसे काफी सारे लोग खड़े थे, तो मैं कुछ ज्यादा अपनी सीक्रेट बातें शेयर नहीं करना चाह रहा था। मैंने की तो मैं घर चल के बताता हूँ। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे कोई मेरा दोस्त है, या क्या कहते हैं, मेरे दोस्त ने कोई मेरी ऐसी बात पूरी क्लास में पब्लिक कर दी, उसको नहीं करनी चाहिए थी। अब उससे मैं ये तो नहीं कह सकते सबके सामने कि तूने गलत करा, ये नहीं बताना चाहिए था, तुझे मैं मारूंगा, तुझे बताऊंगा, ये वो। मैंने सिंपल इतना कह दिया, तू घर चल। यानी मैंने अपनी इतनी लंबी बात को शॉर्ट में बता दिया उसको, और वो समझ भी गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। डेट इज द समास, यानी कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को प्रकट करना ही समास कहलाता है। तो इसको भी डिटेल में समास नाम का चैप्टर देखेंगे। बस अभी आप समझ लीजिए इसका मीनिंग, कि अगर आपसे कोई पूछ ले समास क्या होता है, तो आप उसको आंसर कर सको। तो लिखते हैं,
कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना समास कहलाता है। ठीक है, तो समास कुछ नहीं है, अपनी बात को शॉर्ट में कह देना ही समास हो जाता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल से समझाया। ठीक है, तो समास क्या है बेसिकली, तो मैंने आपको बेसिकली अगर आपसे पूछ ले समास क्या है, शॉर्ट में बोल देना। जैसे मैंने आपसे बोल दिया, क्या कहते हैं शॉर्ट में, अगर आपसे एक एग्जांपल दूं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि राजकुमार। अब राजकुमार का मतलब क्या होता है, राजा का कुमार, राजा का बेटा। अब मैंने राजा का बेटा तो लंबा 3 शब्द ना बोल करके 2 शब्द बोल दिए, राजकुमार। तो बेसिकली ये क्या हो गया, तरीके से समास हो गया। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल लिख करके बताऊं उधर, एग्जाम्पल, राजकुमार। अब देखिए, अब जब मैंने इसमें एग्जाम्पल बताया राजकुमार, तो इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, तो राजकुमार का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, सबसे वो लिखते हैं। तो राजकुमार का मतलब क्या होता है, राजा का कुमार, यानी मतलब राजा का बेटा। आगे जाके मैं पढ़ाऊंगा, राजकुमार क्या है, एक कंप्लीट वर्ड है, तो इसको बोल देते हैं पूरे को समस्त पद। क्या बोलते हैं इसको, समस्त पद। राजकुमार समस्त पद, समस्त मतलब कंप्लीट वाक्य, कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है, और जब मैंने इसको लिख दिया राजा का कुमार से टूट गया, और टूटने को भी बोल देते हैं विग्रह, तो डेट इज द समास विग्रह। बताएंगे डिटेल में आगे, घबराइएगा मत। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बताया, समास कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात को स्पष्ट कर देना, बेसिकली समास कहलाता है, इसे राजकुमार शॉर्ट में लिख दिया, डेट इज द समास। बताया संधि विच्छेद तोड़ना, संधि को अलग अलग कर देना ही संधि विच्छेद कहलाता है। फिर मैंने आपको बताया संधि, संधि मतलब जोड़ना। अब जोड़ना मतलब यहाँ पर पाइप से जोड़ने का नहीं है, संधि का हिंदी मीनिंग तो यही होता है जोड़ना, और यही मीनिंग संस्कृत में, लेकिन संस्कृत किसको जोड़ेंगे, दो वर्णों को, दो अल्फाबेट को आपस में जोड़ेंगे। जब स्वर को आपस में जोड़ देते हैं तो बोलते हैं स्वर संधि, जब व्यंजनों को आपस में जोड़ते हैं तो बोल देते हैं व्यंजन संधि। बात करें अगर किसकी, प्रत्यय और उपसर्ग, तो उपसर्ग मतलब जो शब्द से पहले प्रीफिक्स, पहले फिक्स होने वाला, और प्रत्यय तो जो बाद में जुड़ता है, शब्द के बाद में जुड़ता है, दैट इज सफिक्स। बात करें फिर इसके आगे, उपसर्ग और प्रत्यय हो चुका, लिंग मतलब जेंडर, जो बेसिकली संज्ञा की जाति का बोध कराता हो। ठीक है, दैट इज द जेंडर। जैसे नाम से पता पड़ जाता है, संज्ञा से पता पड़ जाता है कि क्या कहते हैं कि व्यक्ति मेल है, फीमेल है, या ट्रांसजेंडर है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर पूरा होता है। थोड़ा क्लास करें बताना चाहूंगा, जो बच्चे नए हैं ध्यान रखेंगे। ठीक है, हमारी जो क्लासेस हैं जूम पर चलती हैं, रिकॉर्डिंग आपकी अवेलेबल रहती हैं। हमारे सारे कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं फर्स्ट ईयर के। आप जिस भी कोर्स में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो फॉर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कुछ पूछने के लिए, कुछ भी जानने के लिए। मेरा नंबर है, ये मेरा नाम है डॉक्टर शशांक अग्रवाल। पूछने के लिए आप 8630 83 873 में पूछ सकते हैं। फॉर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, बहुत जल्दी RSC बना रहा, तो हम थर्ड ईयर भी लेकर के आएंगे। ठीक है, बस आप लोग मेहनत करते रहिए। बच्चे बोलते हैं कि सर काफी अच्छा मजा आता है समझने में, आपसे सारा पढ़ना है, तो बस इसके लिए इतना ही है कि बस आप लोग पढ़ते रहिए। देखिए आप लोग का रिजल्ट आता रहेगा, मैं मोटिवेट होता रहूंगा, हमारी पूरी टीम मोटिवेट होती रहेगी, हमारा पूरा चैनल मोटिवेट होता रहेगा, हमारी पूरी बिंग डॉक्टर फैमिली मोटिवेट होती रहेगी। बस आप लोग अपने कॉलेज में अच्छा नंबर लाइए, हमारे साथ मेहनत करिए, और जितना हो सके कि आप लोग समस्याओं को पूछा करिए। कोई भी समस्या, मैं ये नहीं कहता पढ़ाई से रिलेटेड हो, आपकी और कोई समस्या हो कि सर मैं परेशान हूँ, मेरा मन नहीं करता पढ़ने का, या सर मैं क्या करूं, मतलब कोई भी आपकी समस्या आप शेयर करा करो। देखिए टीचर भी एक अच्छा दोस्त होता है, तो अपने टीचर के साथ शेयर कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, बाकी कोई समस्या आप पूछ सकते हैं। जो नए बच्चे जुड़े हैं, ये बार मुझे डिटेल सेंड कर दी, इससे हम अपन फर्दर जुड़ जाए आपस में। ठीक है, बाकी कोई समस्या तो मैं चैट से आप लोग से बातें कर लेता हूँ, जिससे आप लोग अपनी बात शेयर। तो ये बताइए यहाँ तक का लेक्चर